प्यारे बच्चों, कल पेपर हुआ था सेकंड ग्रेड ग्रुप सी और ग्रुप डी, तो दोनों का सॉल्यूशन आपके लिए पेश है। पहला प्रश्न देखिए इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है। ये किसी ने मेरे को भेजा है, ये मेरे टिक नहीं किए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन है, इसके सिद्धांतों एवं नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है। दूसरा है, इसमें व्यवहार के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है, इसके सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य हैं। और चौथा है, इसमें वर्तमान ज्ञान के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। तो हमको देखना है कि क्या पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी एक बात ऐसी है जो साइकोलॉजी को साइंस नहीं मानती। ठीक है, तो देखो आप आराम से कर सकते हैं, प्रिडिक्शन किया जा सकता है इसमें। इसके प्रिंसिपल यूनिवर्सल हैं, वैज्ञानिक विधि का उपयोग किया जाता है, ये सारी बातें तो उसको विज्ञान बनाती हैं। केवल पहला जो ऑप्शन है, इसके सिद्धांतों एवं नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है, ये उसको विज्ञान की कसौटी पे सही नहीं ठहराता। या फिर हम यूं कहें कि ये तीन ऑप्शन साइकोलॉजी के बारे में सही हैं, केवल ये एक वाली बात खराब है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कितनी बार हमने बताई ये सारी चीजें आपको। केंद्र से परिधि की ओर सिफेलोकोडल प्रोक्सिमोडिस्टल याद है ना आपको। तो केंद्र से परिधि की ओर है तो प्रोक्सिमोडिस्टल है। मोडिस्टल का मतलब दूर, प्रोक्सिम का मतलब निकट, तो निकट से दूर या फिर प्रोक्सिमोडिस्टल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, पहले सिर का विकास, फिर आंखों का, चेहरे का, फिर धड़ का, फिर पैरों का, वो तो होता है सिफेलोकोडल, मस्तकाधोमुखी। लेकिन हमने आपको बताया था, आपको इंग्लिश का टर्म याद रखना है, सिफेलोकोडल प्रोक्सिमोडिस्टल। और पहले अंदर वाली चीज़ें फिर बाहर वाली चीज़ें, याद है ना, हमने आपको बताया था कि हमारी भुजाओं का विकास कलाइयों से पहले होता है, कलाइयों का विकास हथेली से पहले होता है, हथेली का विकास उंगलियों से पहले होता है। तो पहले अंदर वाली चीज़ें, पास वाली चीज़ें, निकट वाली चीज़ें डेवलप होती हैं, बाद में दूर वाली होती हैं, इसको बोलते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से निर्धारक बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम करता है क्या? बिल्कुल करता है। पोषण, नर्चर, नेचर पता है आपको, वंशानुक्रम नेचर है, पोषण नर्चर है, नर्चर भी करता है। शारीरिक विकास को विद्यालय के खेल भी प्रभावित करते हैं, और अंतःस्रावी इंडोक्राइन ग्लैंड्स भी प्रभावित करती हैं। इसका मतलब इसका सही कोड क्या हो जाएगा, जिसमें चारों हैं। ये इस भाई का सही है, ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां इंग्लिश वाले वर्जन की जरूरत पड़ेगी वो भी है अपने पास, ठीक है ना, आपको दिखाएंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास की निर्धारित अवस्था नहीं है। मेरे ख्याल से इससे आसान प्रश्न कोई नहीं हो सकता। सेंसरी मोटर भी है, प्री ऑपरेशनल भी है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल भी है, औपचारिक की जगह अनौपचारिक दे दिया। तो अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है तो आपका एक गलत हो सकता है। नेक्स्ट, दोनों पेपर करवा रहा हूं मैं, चिंता नहीं करें। और जो नए बच्चे हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थर्ड ग्रेड में सेम ऐसी कैसी चीज़ें आपको मिलेंगी और बहुत मजा आएगा, क्योंकि चीज़ें रिपीट हुई हैं। अगर आपने पुराने वीडियोस देखे होते, हमारे फर्स्ट ग्रेड के सॉल्यूशन देखे होते, तो 2 से 3 प्रश्न तो आप वैसे ही कर देते, और इंग्लिश के टर्म्स पे जाते तो 2 या 3 औरों से आगे वैसे हो जाते। ठीक है, तो एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक प्रकरण पढ़ाना चाहता है। ये पेपर बहुत ईजी था। पढ़ाने से पहले वह विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास करता है। वह कौन सा नियम उपयोग में ले रहा है? तो मेरे ख्याल से आप सब ने किया होगा तत्परता का नियम, रेडीनेस। ये तत्परता का नियम है, रेडीनेस है। प्रभाव का नियम तो वो है जिसमें कुछ हम करें तो हमको कुछ बेहतर इनाम मिले, कि पुनर्बलन मिले, रिवार्ड मिले, वो प्रभाव है। ओके, ये अच्छा प्रश्न था। ये मेरा पिछला सॉल्यूशन आपने अगर देखे थे फर्स्ट ग्रेड के, तो उसमें से रिपीट हुआ है। निर्मितवाद के 5E उपागम में किस सोपान में विद्यार्थी सीखी गई अवधारणा को अन्य संबंधित अवधारणाओं के साथ जोड़ते हैं और अपने ज्ञान और समझ का उपयोग वास्तविक संसार में करते हैं? अब कोई मतलब नहीं है, संलग्न, खोज, व्याख्या, विस्तार, कभी कुछ भी आ सकता है। 5E आपको हमने बताए थे पिछली वीडियो में, याद है आपको? 5E में 4E यहाँ पे हैं, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलिबोरेट, लेकिन 5वां इवेल्युएट नहीं है। ठीक है, तो वास्तविक जीवन से चीज़ों को जोड़ना और दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ एक कॉन्सेप्ट को जोड़ के सॉल्यूशन करना, ये कहलाएगा इलेबोरेट। क्या कहलाएगा? इलेबोरेट। तो इलेबोरेट हमको ध्यान रखना था। इलेबोरेट किस में है? इलेबोरेट विस्तार में है। तो जिसने विस्तार किया है उसको बहुत बधाई। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, और ये है, थोड़ा छोटा कर लेता हूं, ये है, पुनर्बलन संबंध की मजबूती या शक्ति को बढ़ा देता है, जबकि दंड
पुनर्बलन संबंध की मजबूती शक्ति को बढ़ा देता है, जबकि दंड संबंध की शक्ति पर कुछ भी नहीं करता। मजा तो बेहतर ही आता कि इसके सकारात्मक नकारात्मक पुनर्बलन और दंड के एग्जाम्पल देते, पर जो भी है आपकी मास्टरी है तो कभी ना कभी आपके आगे काम आएगी, आप हमारे बच्चे हैं तो अधिगम का यह नियम जाना जाता है बहुअनुक्रिया नियम, साहचर्य स्थानांतरण का नियम, प्रभाव का नियम या संशोधित प्रभाव का नियम। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं स्किनर ने थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पे ही ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी, तो इसका सही जवाब है प्रभाव का नियम। हालांकि ये बहुअनुक्रिया का नियम, साहचर्य स्थानांतरण का नियम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कौन जाने इस बार थर्ड ग्रेड में इनमें से कोई बात आ जाए, ठीक है ना। साहचर्य स्थानांतरण वो नियम है जिसमें एक स्टिमुली के साथ, उद्दीपक के साथ दूसरा जुड़ जाता है, दोनों का एसोसिएशन हो जाता है और फिर प्राणी का रिस्पॉन्स उस दूसरे उद्दीपक के साथ भी उसी तरह से कंडीशनिंग कर लेता है जैसे कि पहला मूल उद्दीपक था। पेवलोव वाला इस पे टिका हुआ है, ठीक है। बहुअनुक्रिया आप जानते ही हो। प्रभाव का नियम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, आलपोर्ट के अनुसार वे शील गुण जो उन चारित्रिक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है, इनको क्या मानेंगे? केंद्रीय शील गुण या गौणशील गुण या सामान्यशील गुण या आधारभूतशील गुण? तो बच्चों बखूबी हम आपको आलपोर्ट पढ़ा चुके हैं। आलपोर्ट ने कुल मिला के 17,953 शील गुण बताए थे ना, करीब 18,000 शील गुण बताए थे, याद है आपको? 17,953। और आलपोर्ट एक हायरार्किक सिस्टम बताते हैं शील गुणों का, जिसमें 3 खास बातें थी: कार्डिनल शील गुण, सेंट्रल ट्रेट्स और सेकेंडरी ट्रेट्स। यहाँ पे खास बात है, कार्डिनल शील गुण वो रेयर होते हैं जो किसी किसी में पाए जाते हैं, 1 या 2 जो उसको विश्वविख्यात बनाते हैं। कार्डिनल की बात नहीं थी, आमतौर पर किसी व्यक्ति की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने के लिए सेंट्रल ट्रेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि आलपोर्ट की 17,953 की संख्या को बाद में उन्होंने 4500 कर दिया था, आप जानते हैं। फिर केटल आए थे, सतही शील गुण वाली बात केटल की थी और आलपोर्ट की बात थी कार्डिनल शील गुण, सेंट्रल ट्रेट्स, सेकेंडरी ट्रेट्स। कार्डिनल इसमें है ही नहीं, सोर्स जो है वो आपका उनका है केटल साहब का। तो यहाँ सही जवाब होगा सेंट्रल ट्रेट्स। इसका सही जवाब क्या होगा? सेंट्रल ट्रेट्स या केंद्रीय शील गुण। आप जानते हैं ना, केंद्रीय शील गुणों की संख्या 5 से 10 होती है और गौण शील गुण बहुत से होते हैं, अनलिमिटेड हैं, वो इतने ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं होते। हालांकि शील गुणों की विशेषता है कि आदतें इंसान फिर भी छोड़ देता है, लेकिन शील गुण रिलेटिवली परमानेंट होते हैं जो आसानी से छूटते नहीं हैं। केंद्रीय शील गुणों की बात करें तो केंद्रीय शील गुण दरअसल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनैलिटी माने जाते हैं और किसी की पर्सनैलिटी को हम इन शील गुणों की सहायता से देख सकते हैं और इनकी संख्या याद रखना 5 से 10 होती है। एग्जाम्पल के रूप में आप कह सकते हो ऑनेस्टी, कोई ऑनेस्ट है तो ये उसका सेंट्रल ट्रेट है। काइंड है, लॉयल है, वफादार है, शाई है, अग्रीबल है, फनी है, ये सेंट्रल ट्रेट्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो आलपोर्ट वाले में सेंट्रल ट्रेट्स या केंद्रीय शील गुण राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? केंद्रीय शील गुण। नेक्स्ट, गौण शील गुण क्यों किया आपने यार? आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे थे बच्चे, जो भी जिनका भी पेपर है? गौण शील गुण तो वो थे जो पहनावा, पसंद नापसंद, इनकी बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट, 69th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधियां नहीं है? शब्द सहचर्य, वर्ड्स एसोसिएशन, ये तो है। वाक्य पूर्ति, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, SCT, ये भी है। समाजमिति नहीं है, व्यक्ति अध्ययन नहीं है। ध्यान रखना, शब्द साचर्य और वाक्य पूर्ति दोनों प्रक्षेपी हैं, प्रोजेक्टिव हैं। समाजमिति ऑब्जेक्टिव है और व्यक्ति अध्ययन विधि सब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे कौन सी नहीं है पूछी है, तो C और D जिसमें आएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा C एवं D, 2 नंबर। ओके, आपका फिर गलत हुआ मेरे भाई। नेक्स्ट, अब देखो जो पेपर बनाते हैं वो भी कई बार गलतियां करते हैं। इसका ये एग्जाम्पल है, जब कोई व्यक्ति अपने दुखद अनुभवों को जानबूझकर भुलाता है और उन्हें अचेतन में दबा देता है तो समायोजन की यह रक्षात्मक युक्ति क्या कहलाती है? हम इसका आंसर ढूंढें तो शमन मिलना चाहिए, क्योंकि दमन में तो अपने आप होता है, शमन में जानबूझ के होता है। तो केवल ये एक बात जानबूझ के उन्होंने गलत लिखी है, बाकी होना चाहिए जब व्यक्ति के दुखद अनुभव ऑटो अपने आप स्वतः ही अचेतन में चले जाएं तो उसका आंसर दमन होता है। यहाँ शमन नहीं है, लिहाजा इसका आंसर भी दमन ही होगा, क्योंकि प्रक्षेपण तो दूसरी चीज होती है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा होता है। प्रतिगमन तो फ्लाइट टू चाइल्डहुड है, पुराने दिनों में लौटना है। और विस्थापन तो आप समझते ही हो, सब्स्टिट्यूशन तो समझते ही हो। तो 70 में राइट आंसर दमन। 71, ये बहुत प्यारा सा प्रश्न था। जिन जिन बच्चों ने पुराने वीडियोस देखे, एक झटके में उनका सही हुआ और मजा आ गया। मैं आपको बता दूं, कुछ 1, 2, 3 ऐसे प्रश्न होंगे जो सिलेक्शन होने वाले बच्चों में और बाकी बच्चों में अंतर पैदा करेंगे,
क्योंकि इस पेपर में 12, 13, 14, 15, 16 तो कोई भी करेगा, लेकिन आखिरी के 2 या 3 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और वही वेरिएशन पैदा करते हैं सिलेक्शन वालों में और बाकी भीड़ में। तो यहाँ देखिए, यहाँ गिलफोर्ड के सिद्धांत की जो तीनों विमाएं हैं, तीनों आयाम हैं, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, ऑपरेशंस, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तीनों में आपको पता है हमने आपको तत्व अंदर वाले बताए थे और यही प्रश्न आ गया। संक्रिया में आपको याद है हमने 3 तत्व बताए थे, BFSS याद होगा, बिहेवियरल, फिगुरल, सिमेंटिक, सिंबॉलिक, व्यवहारात्मक, आकृत्यात्मक, सांकेतिक और वो अर्थात्मक थे ना। फिर इनमें फिगुरल को 2 भाग कर दिए थे उन्होंने, ऑडियो और वीडियो। तो संक्रिया में मूल्यांकन, माफ करें, ये विषय वस्तु के तत्व बताए मैंने आपको, ठीक है ना। तो यहाँ विषय वस्तु के सामने संज्ञान दे रखा है जो कि BFSS में कहीं नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने आपको संक्रिया के तत्व बताए थे, बी के बाद में सी आएगा, याद है ना, सी और सी 2 बार, CCDE बताया ना, CCDE और M याद है। पहले सी से कॉग्निशन संज्ञान बनता है, दूसरे सी से कन्वर्जेंट, तीसरे डी से डाइवर्जेंट, ई से इवेल्युएशन और एम से मेमोरी। यहाँ ध्यान दें, संज्ञान भी दे रखा है और मेमोरी भी दे रखी है। तो संज्ञान और मेमोरी यानी इवेल्युएशन और मेमोरी दोनों किस में आ गए, दोनों आपके ऑपरेशंस में आते हैं। लिहाजा विषय वस्तु में संज्ञान नहीं होता, ये गलत है। संक्रिया में मूल्यांकन होता है, ऊपर दे रखा है, तो ये बात सही है ना। हम CCDEM किसके हैं, कॉग्निशन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, इवेल्युएशन, मेमोरी, ये ऑपरेशन और संक्रिया के तत्व हैं। उसके बाद उत्पाद के तत्व हमने आपको बताया, CI हम आपको पढ़ा रहे हैं, RSTU 4 क्रमागत लेटर्स आ जाएंगे, ठीक है ना। क्लास, इम्प्लीकेशन, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन, यूनिट, ये उत्पाद के थे। तो ऐसी चीज़ें पढ़ के जाना आप। मैं साइकोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूँ मेरे इस चैनल पे, ठीक है, फ्री वाले पे। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप सबको बताएं, सबको शेयर करें, ताकि कोई बच्चा यूँ ना रहे कि साहब मैं पढ़ नहीं पाया, ठीक है। तो बच्चों, संक्रिया में मूल्यांकन होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। विषय वस्तु में संज्ञान होता है कि नहीं होता, नहीं होता। संज्ञान भी संक्रिया में होता है और स्मृति भी संक्रिया में होता है, उत्पाद में नहीं होते। इसका मतलब दूसरा और तीसरा दोनों गलत हैं। हमको पूछा है सही मिलान नहीं है, गलत बताना था, लिहाजा इसका आंसर होगा B एंड C। तो B एंड C कहाँ पे, देखिए B एंड C थर्ड में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B एंड C। इस बार आपका सही है भाई, बधाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए। रोहन पारंपरिक बुद्धि परीक्षणों में निम्न अंक प्राप्त करता है, यानी वो पढ़ने लिखने में ज्यादा बेहतर नहीं है, परंतु वास्तविक जीवन से संबंधित समस्याओं को तीव्रता से पकड़ लेता है और संसार की कार्यप्रणाली के बारे में आसानी से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब वो स्ट्रीट स्मार्ट है। ट्राइआर्किक सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार की बुद्धि कहलाती है, याद है ना आपको स्टर्नबर्ग वाला, दोनों में स्टर्नबर्ग पे प्रश्न आया है। ट्राइआर्किक के अनुसार इस प्रकार की बुद्धि क्या कहलाती है, विश्लेषणात्मक, कंपोनेंशियल, सामाजिक सोशल, अंतर्व्यक्तिक इंट्रापर्सनल, या व्यवहारिक व्यवहारिक प्रैक्टिकल। तो हम जानते हैं ट्राइआर्किक में सामाजिक तो बताई नहीं है, अंतर्व्यक्तिक बताई नहीं है, ठीक है। विश्लेषणात्मक और व्यवहारिक, तो विश्लेषणात्मक बुद्धि के धनी वो होते हैं जो बुक इंटेलिजेंस होते हैं, मतलब पढ़ने लिखने में बेहतर होते हैं, और व्यवहारिक स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं। तो यहाँ व्यवहारिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 प्रकार की बुद्धि आपको याद है ना, विश्लेषणात्मक अथवा घटकीय बुद्धि, ठीक है। दूसरी आपको बताई थी अनुभविक अथवा सृजनात्मक बुद्धि, और तीसरा प्रकार आपको बताया था संदर्भात्मक अथवा व्यवहारिक बुद्धि, कॉन्टेक्सियल एंड प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। तो ये व्यवहारिक बुद्धि है। देखो कितना आसान था अगर आपने शब्दों से खेलना सीख लिया। यानी बुद्धि परीक्षणों में निम्न अंक प्राप्त करता है, इसका मतलब वो पढ़ने लिखने में बेहतर नहीं है, और पढ़ने लिखने में बेहतर होता तो इसका आंसर आता कंपोनेंशियल या विश्लेषणात्मक। देखिए आप इंग्लिश के टर्म्स, एनालिटिकल, बिल्कुल इसको एनालिटिकल भी बोलते हैं, और ये प्रैक्टिकल फोर्थ इसका राइट आंसर है। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ रहा है। साइकोलॉजी के ऐसे प्रश्न मिलेंगे आपको थर्ड ग्रेड में भी, एक सवाल जिंदगी बनाता है और एक सवाल बिगाड़ता है, पता है ना। और ये वो 4 चीज़ हम आपको कितनी बार बताते हैं, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, रिवीजन और वेरिफिकेशन। याद है ना, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन। इसके साथ हम आपको 4 चीज़ें वो भी बताते हैं, याद है, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न दे दिया, सवाल दे दिया। अब सवाल क्या है, सृजनात्मकता के निम्नलिखित में कौन सी अवस्था में व्यक्ति थीम, मूल विषय, जो समस्या है, जो समाधान चाहता है, उसका अचानक प्रत्यक्षीकरण करता है और समस्या के विभिन्न घटकों में संबंध देखता है। अब जिन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा हो इसको, तो वो उसको गलत कर सकते हैं। जैसे आप सबसे पहले प्रिपरेशन क्या करते हैं, हम उसके बारे में सारे फैक्ट एक साथ संयोजित करते हैं। तो नीचे वाली जो बात है ना, विभिन्न घटकों में संबंध देखता है, इसको पढ़ के कोई उसके साथ जा सकता है, लेकिन फिर आपको ध्यान से पढ़ना है, यही तो परीक्षा का मजा है।
कि हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। और यहाँ पे सडन परसेप्शन होगा, सडन परसेप्शन। तो हम आपको बता चुके हैं ये चारों चीज़ें। आपको पता है प्रिपरेशन क्या है? प्रिपरेशन में किसी भी समस्या से संबंधित हम फैक्ट्स को, आंकड़ों को, समझ सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं। फिर 2 नंबर इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन में क्या होता है? हम उस समस्या के लिए कोई क्रिएटिव सॉल्यूशन सोचते हैं, लेकिन आसानी से जवाब मिलता नहीं है। दिन, महीने, साल गुजर जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि बहुत झंझट होता है, यार नहीं मिल रहा सॉल्यूशन, नहीं मिल रहा। ये दूसरी स्टेज है जिसमें चेतन रूप से हम सोचते हैं और सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो फिर इंसान तीसरी स्टेज में जाता है। फिर इंसान, माफ करें, फिर दूसरी स्टेज में सॉल्यूशन नहीं मिलता तो फिर वो क्या करता है? वो फिर इस मेन थॉट प्रोसेस जो लगा था उस प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन ढूंढने में, उसको वो क्विट कर जाता है। यानी वहां पे प्रॉब्लम के बारे में वो सोचना बंद कर देता है, क्योंकि थक गए ना सोच के हम। तो हम क्या करते हैं? हम फिर कोई दूसरा छोटा मोटा काम करते हैं। चलो यार नहाते हैं, चलो यार चाय पीते हैं, चलो यार खेलने चलते हैं, ताश खेलते हैं, ठीक है, घर वालों से बातें करते हैं, गप लड़ाते हैं। हम उस मेन थॉट प्रोसेस जो था उस समस्या के लिए, उसको छोड़ के कुछ छोटा मोटा दूसरा काम करने लग जाते हैं। तो दूसरा काम करने लग गए ना हम। लेकिन खास बात क्या होती है? खास बात यहाँ पे हमारा अचेतन फिर भी उस समस्या के बारे में चिंतन जारी रखता है, जिसका हमें पता नहीं होता। और फिर तीसरी स्टेज आती है जिसमें अचानक आहा मैंने पा लिया, यूरेका, याद है ना आपको? अचानक समस्या का समाधान मिलता है, आहा अनुभव, आहा एक्सपीरियंस होता है जो कि सॉल्यूशन देता है। और फिर हम उस सॉल्यूशन को टेस्ट करते हैं। तो ये 4 स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी प्रश्न आ सकता है। इसमें आंकड़े इकट्ठे किए, तैयारी करी, सूचनाएं ली प्रिपरेशन में। इनक्यूबेशन में हमारा थॉट प्रोसेस सोचता है, लेकिन तुरंत नतीजा नहीं मिलता, सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो हम उसको छोड़ देते हैं, कोई दूसरा काम करने लग जाते हैं। लेकिन अचेतन में थॉट प्रोसेस जारी रहता है, ठीक है। इनक्यूबेशन में क्या होगा? इनक्यूबेशन में थॉट प्रोसेस मेन कोर्स से हट जाएगा, और हम यहाँ पे मतलब जो जो प्रेजेंट सिचुएशन में थॉट प्रोसेस अपसेंट हो जाता है, उस चीज़ को नहीं सोचते, लेकिन अचेतन सोचता रहता है, ठीक है। फिर तीसरे में समाधान मिलता है अचानक। अब इसमें यहाँ लैंग्वेज आपको पढ़ना था, क्या पढ़ना था? कि सडन परसेप्शन होता है, सडनली देखा है ना, सडनली परसीव कर जाते हैं हम। तो सडनली परसीव करते हैं, परसीव करने का मतलब समझ में आना होता है, सॉल्यूशन समझ में आ जाता है। तो इसका सही जवाब होगा 3 नंबर, इल्यूमिनेशन। तो जिस भी बच्चे ने इल्यूमिनेशन किया है उसको बहुत बधाई। हालांकि जिनका इल्यूमिनेशन नहीं हुआ, जिन्होंने प्रिपरेशन किया है, वो भी कुछ हद तक सही थे, पर आंसर इल्यूमिनेशन ही मानेंगे इसका, क्योंकि प्रिपरेशन जिनका आंसर है उन्होंने दोनों बातें सही तरीके से नहीं पढ़ी और केवल एक फैक्ट्स वाली बात पे वो चले गए। तो इल्यूमिनेशन राइट आंसर है बच्चों। इधर देख लो आप, प्रदीपन, हमने इसके बहुत से नाम भी आपको बताए थे, याद है ना? उस्माइन, उद्भवन, डिम्बोषण, प्रदीपन, प्रदीप्ति, प्रभाषण। तो प्रदीपन राइट आंसर है। नेक्स्ट, किसी चीज को अपने से करने, उसे अच्छे से अच्छे ढंग से करने तथा उसमें विशिष्टता दिखाने की स्वीकारात्मक इच्छा को कहा जाता है। देखो बच्चों, 20 नंबर की साइकोलॉजी आपके अभी थर्ड ग्रेड में 1 महीने बाद आएगी। मैं चाहूंगा कि 20 में से 20 आपको इसमें मिले। मैं शैक्षिक परिदृश्य भी आपको दे रहा हूँ, मैं दूसरी चीजें भी आपको दे रहा हूँ। इवन मैंने आईटी भी, कंप्यूटर मैंने जिंदगी में पहली बार पढ़ा है और आपको पढ़ाया है। तो उम्मीद करता हूँ जिसने मेरे चैनल पर आईटी की क्लासेस भी ली हैं वो तो 100 नंबर तक जाएगा, ठीक है। अब आप पे डिपेंड है कि आप कितना पढ़ते हैं। बस हमारे वीडियोस को देखना है और क्या करना है। किसी चीज़ को अपने से करने, उसे अच्छे से अच्छे ढंग से करने और उसमें विशिष्टता दिखाने की स्वीकारात्मक इच्छा को क्या कहते हैं? संबंधन अभिप्रेरणा, सत्ता अभिप्रेरणा, आक्रमणशीलता का अभिप्रेरक या उपलब्धि अभिप्रेरणा। तो अचीवमेंट मोटिवेशन उपलब्धि अभिप्रेरणा इसका सही जवाब आ जाएगा। आपको याद है ना, एनेक, नीड फॉर अचीवमेंट, देर इज ऑलवेज अ रूम ऑन द टॉप, 0.5 एटकिंसन, याद है ना? पावर मोटिवेशन में सामने वाले को हम प्रभावित करते हैं, उसके संवेगों को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, टीचर करते हैं, पहलवान करते हैं ऐसा, नेता करते हैं ऐसा। और ये संबंधन अभिप्रेरणा, ये मैक्लीलैंड की जो बातें हैं ना, उन्हीं में से ये वाला प्रश्न जरूर आता है, मैक्लीलैंड, एटकिंसन। तो संबंधन अभिप्रेरणा क्या है? ये है नीड, NF, मैंने आपको बताया पुराने वीडियो में, देख लेना, पूरा पढ़ लेना। नीड फॉर एफिलिएशन या एफिलिएशन नीड, तो ये तो दूसरों से लगाव वाली है, आसक्ति वाली है। ये दूसरों को प्रभावित करेंगे हम, उन पे जीत दर्ज कर देंगे हम, दूसरों को जीतने वाली है। ये अटैकिंग की चीज़ अलग है, और ये अचीवमेंट मोटिवेशन है जिसमें सफलता पाने की चाहत होती है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो गया उपलब्धि अभिप्रेरणा, अचीवमेंट मोटिवेशन। ये मोटिवेशन साइकिल हमने आपको NDI बताया, कितने बार बताया ना? अभिप्रेरणा चक्र के किस घटक के परिणाम स्वरूप दैहिक अथवा मनोवैज्ञानिक संतुलन स्थिति की पुनः प्राप्ति होती है? आपको पता है दैहिक और मनोवैज्ञानिक संतुलन हमारा रहता है। फिर जब कोई कमी या अति होती है तो वो संतुलन टूट जाता है, माफ करें, तो वो संतुलन क्या हो गया? हाँ, क्या हुआ? तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि NDI तो आप सब समझते ही हो, ठीक है ना?
और एनडीए गार भी आपको याद रखना है, दोनों बता चुका हूं मैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, आवश्यकता की परिभाषा क्या बताई थी आपको, हमारे शरीर में किसी चीज की कमी या अति, वो आवश्यकता होती है, ठीक है ना। अब उस आवश्यकता के कारण से एक मनोदैहिक तनाव उत्पन्न होता है, साइकोफिजिकल टेंशन, उसको हम बोलते हैं ड्राइव। फिर इस ड्राइव को दूर करने के लिए हमें कोई इंसेंटिव चाहिए। इंसेंटिव जैसे ही मिलता है, मान लो हमें भूख लगी तो ये आवश्यकता है, माफ करें, शरीर में भोजन की कमी हुई या एनर्जी की कमी हुई तो ये आवश्यकता है। इस मनोदैहिक तनाव को हम क्या बोलते हैं, भूख लगी। तो भूख लगी हमारा प्रणोद है, ड्राइव है, ठीक है। फिर हम ढूंढते हैं भोजन, भोजन हमारा प्रोत्साहन है, इंसेंटिव है। आपको समझना था कि क्या पूछा गया है, अभी प्रेरणा चक्र के किस घटक के परिणाम स्वरूप दैहिक अथवा मनोवैज्ञानिक संतुलन स्थिति की पुनः प्राप्ति होती है। तो पुनः प्राप्ति तभी होगी जब हमारी वो आवश्यकता संतुष्ट होगी, यानी ड्राइव, प्रणोद या नीड रिड्यूस होगा। तो रिडक्शन इन ड्राइव या रिडक्शन इन नीड कब होगी, जब इंसेंटिव मिलेगा। तो इसका सही जवाब होगा इंसेंटिव। क्या होगा, इंसेंटिव। तो ये जिसने किया है, मैं उस बच्चे को बधाई देता हूं कि वो न केवल मेरा स्टूडेंट है बल्कि उसने बहुत तरीके से चीजों को समझा भी है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, 76 निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए, इसको भी अगर ध्यान से नहीं पढ़ा तो फिर गलती हो सकती थी, है ना। प्रतिभाशाली बालकों के लिए संवर्धन कार्यक्रम नहीं है। हमने इनरिचमेंट प्रोग्राम कितनी बार आपको बोला होगा, शायद बोला है ना, उसी पे सवाल था। यानी कुछ बेहतर सिलेबस उनके लिए हो, कुछ वाइड सिलेबस हो, कुछ वाइड चीजें हो उनके लिए। फिर वही गड़बड़, एक सेकंड, ओके। तो इनरिचमेंट प्रोग्राम के लिए कौन सा इनमें एक नहीं है, तो स्पेशल क्लास, विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन तो होता है। इसके बाद उन्नत कोर्स 3 नंबर वाला भी होता है। अब चौथे में और दूसरे में देखिए, चौथे में कॉमन कक्ष उपलब्ध कराना और दूसरे में विशेषज्ञ अध्यापक उपलब्ध कराना। तो बच्चों, अगर संवर्धन कार्यक्रम नहीं देते और केवल ये देते प्रतिभाशाली बालकों के लिए क्या उचित है, तो हम कॉमन कक्ष के साथ भी जाते। लेकिन ये संवर्धन कार्यक्रम है जिसमें हम उनको कुछ एक्स्ट्रा देंगे, तो उस स्थिति में हम स्पेशलिस्ट टीचर की बात नहीं करते, क्योंकि सेग्रीगेशन नहीं करते ना, हम उसके ग्रुपिंग के खिलाफ है। लेकिन यहाँ जो सवाल पूछा उसकी लैंग्वेज देखिए आप, संवर्धन कार्यक्रम कुछ एक्स्ट्रा उनको देंगे, तो एक्स्ट्रा देंगे तो फिर कॉमन कक्ष वाला आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि कॉमन कक्ष में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है साहब। यहाँ विशिष्ट कक्षाओं में एक्स्ट्रा मिलेगा उसको, स्पेशलिस्ट टीचर उसको एक्स्ट्रा देगा और एडवांस कोर्सेज उसको एक्स्ट्रा देंगे। तो चौथा सही आंसर मेरे हिसाब से। नेक्स्ट, अब ये देखो कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है। आप मंद गति अधिगमकर्ता की कक्षा को शिक्षण करवा रहे हैं, यानी ये स्लो लर्नर की बात है। हमने आपको जहां भी बोला स्लो लर्नर या मंद बुद्धि, इसकी विशेषता तक हमने आपको बताई कि वो अमूर्त चीजों को नहीं समझते, मूर्त रूप में समझाना पड़ता है। तो उसके लिए कौन सी तकनीकें ठीक रहेंगी, सरल शब्दों में निर्देश देंगे, बिल्कुल सही बात है। ऑडियो विजुअल एड्स का उपयोग करेंगे, बिल्कुल सही बात है। मौखिक रूप से अमूर्त विचारों की प्रस्तुति इनके लिए सही नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। और दैनिक जीवन से जुड़ी गतिविधि, बिल्कुल सही बात है, पर यहाँ कूट भी दिए हैं, तो पहला, दूसरा और चौथा जिसमें है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन अभिवृत्ति के संदर्भ में सही नहीं है। तो अभिवृत्ति के बारे में हमने जाने काहे बगाहे आपको कितने बार एक ही बात बोली है कि अभिक्षमता अंतर्निहित है, जन्मजात है, एप्टीट्यूड, लेकिन उस पर ट्रेनिंग का प्रभाव भी बढ़ता है, तो वो जन्मजात अर्जित दोनों होगी, और अभिवृत्ति केवल और केवल अर्जित होती है। तो पहला ही ऑप्शन आ गया, अभिवृत्ति जन्मजात होती है, जो कि गलत है, लिहाजा इसका पहला ही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी विद्यार्थी को खाली समय में हमेशा चित्रकारी करते देखकर यदि एक शिक्षक उस विद्यार्थी की चित्रकारी में रुचि का अनुमान लगाता है, तो यह सुपर द्वारा वर्गीकृत किस प्रकार की अभिरुचि होगी, व्यक्त, प्रकट, आविष्कारिक, मापित। आपको याद है शायद राजस्थान में सुपर के वर्गीकरण 3 हम ही ने आपको बताए थे, और ऐसी बहुत सी बातें जो सिर्फ हम ही से आपने देखी थी। अब आप उसको कितना मानते हो ये तो आप पे डिपेंड करता है। तो याद करें आप, सुपर ने 3 प्रकार के रुचि के 3 प्रकार बताए थे, याद है आपको? कौन कौन से 3 प्रकार बताए थे? एक्सप्रेस्ड, मैनिफेस्ट और टेस्टेड या मेजर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें तीसरे और चौथे तो एक ही बात है। ध्यान रखने वाली बात क्या है, हमने आपको बताया था, अगर कोई बात करता है केवल, जैसे कोई ये बोलता है आई लव पेंटिंग्स, तो वो एक्सप्रेस कर रहा है, वो एक्सप्रेस्ड है। और कोई पेंटिंग कर रहा है और दूसरा उसको देख रहा है, तो ये मैनिफेस्ट है। और साइकोलॉजिकल टेस्ट में किसी की इंटरेस्ट को जांचा जाता है, टेस्ट किया जाता है, तो वो मेजर्ड हो गई, टेस्टेड हो गई इन्वेंटरी के माध्यम से। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या 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 आएगा, उसको क्या कर रहे हैं,
खाली समय में वो चित्रकारी कर रहा है तो शिक्षक उसकी रुचि का अनुमान लगाता है, क्योंकि उसको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है टीचर, ठीक है। बच्चा खुद कर रहा है, खुद इंगेज है, तो जहां पे इंगेज्ड बच्चा खुद होता है, इंगेज्ड इन एक्टिविटी, दूसरा उसका ऑब्जर्व करता है, वो मैनिफेस्ट होता है। इसका सही जवाब है मैनिफेस्ट। इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? मैनिफेस्ट। और मैनिफेस्ट को बोलेंगे प्रकट। यहां व्यक्त प्रकट। अब आप सोचिए हिंदी में क्या खेल होता है, व्यक्त भी वही होता है, प्रकट भी वही होता है, कोई मतलब ही नहीं है ना। लेकिन आपको एक्सप्रेस्ड मैनिफेस्ट शब्दों का पता था, तो आपका ये सवाल सही हुआ होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपके बहुत से सवाल इसमें सही हुए होंगे। और अगर कम है तो कोई चिंता नहीं करें, क्योंकि आगे आने वाली थर्ड ग्रेड तो अपनी है ना, पर कंटिन्यू आपको रखना है, मेरे साथ जुड़े रहना है। अब हम करते हैं दूसरा पेपर। आप में से सी और डी ग्रुप जिन्होंने देखा है, आप में से इतने इतने बेवकूफ़ बच्चे भी मैंने देखे हैं कि जिन्होंने ये पेपर दिया है ना, सी का है वो सी का ही देखेगा, डी का है वो डी का ही देखेगा, उसको ये नहीं पता कि 1 महीने बाद वापस तेरे को क्या क्या बताना पड़ेगा परीक्षा में। तो आप तो दोनों देखें, आप हमारे बच्चे हैं, सबको शेयर भी करें। और पहली बार आप देख रहे हो तो शेयर जरूर कर लें, साथ में एक बेल आइकन आता है उसको टच या हिट करो, ताकि आपको मेरी अगली क्लास पता लग जाए। आप इतने वो हो इनोसेंट कि आपको ये भी नहीं पता होता, आप वो भी नहीं करते हो। चलिए बच्चों, और ये रहा आपका दूसरा पेपर। इसमें साइकोलॉजी आगे है, तो जिन्होंने वो दिया वो भी इसको देखना, और जिन्होंने ये दिया वो भी उसको पहले वाले को देखना, पुराने वीडियोस देख लेना आप कंटिन्यूसली, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा परीक्षा में। और साइकोलॉजी में तो 20 में से 20 लेने हैं अपने को। मैं क्लासेस डालूंगा, मॉडल पेपर वगैरह दूंगा, न केवल 20 बल्कि बाकी जो चीज़ें चल रही है ना, आईटी, शैक्षिक परिदृश्य और वो सारी चीज़ें मैं आपको कराऊंगा, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पे। बस आपको तो इतना करना है कि देखना है, और अगर आपका दिल करे कि सर हमारे लिए कुछ ठीक कर रहे हैं तो फिर शेयर भी करना है, ठीक है। चलिए, पेपर का लेवल ठीक था मेरे ख्याल से। और देखो इतनी चीज़ें आसान रहती है, कोई बहुत मुश्किल नहीं होता। चलिए, कहाँ से था? 57th, शिक्षा मनोविज्ञान नए और हमेशा नए अनुसंधानों से संबंधित है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान परिणामों के एकत्रीकरण से बालक की प्रकृति के विषय में बेहतर सूझ या अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। शिक्षा नहीं, शिक्षक है यहाँ पे। और अन्वेषण की संबंधित विधियों का विकास करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की यह प्रकृति है। धनात्मक विज्ञान, नियामक विज्ञान, विकासशील विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो देखो, इसमें ध्यान से अगर आपने पढ़ा हो तो दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सामाजिक विज्ञान और नियामक विज्ञान तो करना ही नहीं है। नियामक विज्ञान तो हमेशा ओपिनियन देता है कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। और अब धनात्मक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के बता, तो धनात्मक विज्ञान पॉजिटिव साइंस वो होता है जिसमें हेल्थ एंड वेल बींग की बात की जाती है, जिसमें स्ट्रेंथ पे फोकस किया जाता है। और कभी आपने सेलिगमन साहब का नाम सुना होगा, वो कुत्ते वाले जो प्रयोग थे ना, वहाँ से मामला शुरू हुआ था धनात्मक विज्ञान का बेहतरी के लिए, ठीक है। और इसमें सारी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सारी चीज़ों की बात होती है, ठीक है। और एक विकासशील विज्ञान वो है डेवलपिंग साइंस, साइकोलॉजी को माने तो उसमें किस तरह से बच्चे इन्फेंट से लेके चाइल्ड, फिर एडोलसेंस में जाते हैं, फिर अडल्ट बनते हैं, तो क्या क्या उनमें बदलाव आते हैं, उनके सारे पक्ष, PCSC बताया था ना हमने आपको, तो वो सारे पक्ष किस तरह से बदलते हैं। तो यहाँ स्पेशली चाइल्ड के नेचर की बात की गई है, इसलिए चाइल्ड के नेचर की बात करेंगे तो चाइल्ड की स्टडी करेंगे। इनटू चाइल्ड्स नेचर, ये लिखा है ना, इनटू चाइल्ड्स नेचर। तो यहाँ सही जवाब होगा डेवलपिंग साइंस। इसका सही आंसर है विकासशील विज्ञान। क्या आंसर होगा इसका? विकासशील विज्ञान। ओके, तो विकासशील विज्ञान आ गया। 57 में सही जवाब है तीसरा ऑप्शन, विकासशील विज्ञान। 58 का देखिए कितना बढ़िया सा प्रश्न था, और ये बार बार आता है। मैंने पिछली बार आपको बोला था जब मैं इसके सॉल्यूशन करवा रहा था, तो फर्स्ट ग्रेड में लगभग हर पेपर में ऐसा प्रश्न आया था। और ये क्या था कि दरअसल शिक्षा मनोविज्ञान का स्कोप था। अगर आपने हमारी बुक भी देखी है तो उसमें हमने बाकायदा एकदम क्लियर लिखा है कि सबसे पहले लर्नर में क्या होगा, अधिगमकर्ता में क्या होगा, अधिगमकर्ता में व्यक्ति की जन्मजात क्षमताएं, उसके व्यक्तिगत विभिन्नताएं, उसके आंतरिक व्यवहार, चेतन अचेतन, साथ में उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की विशेषताएं, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सब शामिल थी। लर्निंग प्रोसेस अधिगम प्रक्रिया में क्या बताया था? अधिगम प्रक्रिया में जितनी भी मेंटल ऑपरेशंस होते हैं वो सारे थे। यानी अधिगम प्रक्रिया में क्या थी? अधिगम प्रक्रिया में नियम और सिद्धांत के अलावा मेमोरी, परसेप्शन, कंसेप्शन, संप्रति निर्माण, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ये सारी थी। अधिगम परिस्थितियों में क्या था? अधिगम परिस्थितियों में कक्षा का वातावरण था। तो यहाँ क्या पूछा गया है? संप्रति निर्माण। और ये संप्रति निर्माण क्या है? इस संप्रति निर्माण एक बच्चे के मेंटल प्रोसेस में आता है,
आता है ना। आपको पता है मैंने आपको 3 सीढ़ियां बताई हैं, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी, प्रत्यक्षीकरण ज्ञान की द्वितीय सीढ़ी परसेप्शन, और कॉन्सेप्शन संप्रत्य निर्माण ज्ञान की तीसरी सीढ़ी। और ये तीनों की तीनों सीढ़ियां कहाँ होती हैं? मेंटल प्रोसेस में होती हैं। और मेंटल प्रोसेस कहाँ होता है? इनटू द चाइल्ड्स, मान लो ब्रेन। ओके, तो यहां संप्रत्य निर्माण का संबंध किससे है? जवाब है सीखने की प्रक्रिया से। लर्निंग प्रोसेस इसका राइट आंसर है, सीखने की प्रक्रिया। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल है, और ये सवाल मैं इसलिए इसको स्टार मार्क दूंगा कि मेरे जिस भी बच्चे ने मेरे वीडियो देखे थे उसका ये राइट हुआ है, और जिसने कहीं और से पढ़ा है उसका 99.99% चांस है कि गलत हुआ है। और मैं आपको फिर बताता हूं, एक सवाल ही उस भीड़ से आपको अलग कर देगा। यही फर्क पैदा करता है सिलेक्शन किनका होता है किनका नहीं होता। क्योंकि इतनी बार बार मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूं, फिर भी आप गलत करके आए हो। क्योंकि बहुत से बच्चों ने मेरे को कमेंट किया कि सर हमने तो इसमें मोरल डिलेमा किया है, जो कि गलत है बच्चों। देखो, नैतिक विकास के प्रश्नों के सही और गलत संबंधी निर्णय में सम्मिलित चिंतन प्रक्रिया, तो थॉट प्रोसेस जब शामिल हो गया तो फिर ये आ गया मोरल रीजनिंग। तो इसका सीधा सा जवाब है नैतिक तार्किकता, मोरल रीजनिंग। तो जिस भी बच्चे ने मोरल रीजनिंग किया है उसको मैं बधाई देता हूं, और जिसने मोरल डिलेमा किया है उसको मैं बोलता हूं तुम्हारी तैयारी तो ठीक थी बेटा, पर तुम सही जगह नहीं पढ़ पाए थे। काश हमसे पढ़ते तो मोरल रीजनिंग जरूर करके आते। नेक्स्ट, ब्रिज की संवेग विकास की स्कीम, अगर आपने हमारी बुक्स भी पढ़ी हैं, वीडियोस भी देखे हैं, दोनों काम किए हैं, तो शायद ही कोई प्रश्न आपका गलत होता है। दोनों में से एक काम किया तो भी आप राजस्थान में जो अच्छे बच्चे हैं उनमें शामिल हैं। ब्रिज की संवेग विकास की स्कीम के अनुसार बालकों में ईर्ष्या सर्वप्रथम निम्नलिखित में से कौन से अवयव में प्रकट होती है? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 18 माह, 12 माह। तो आपको पता है ब्रिजेस ने पूरा का पूरा चार्ट दिया है, और हमारी लगभग हर बुक में वो चार्ट है। तो उस चार्ट में सबसे पहले तो उत्तेजना होती है, ठीक है, फिर आनंद और वो आते हैं 3 महीने में, फिर 6 महीने में आपका वो आ जाएगा, क्रोध भी शामिल हो जाएगा 12 महीने में, और फिर 18 महीने में ईर्ष्या शामिल होगी, ईर्ष्या। तो 18 माह इसका राइट आंसर होगा, 18 माह। नेक्स्ट, एक बालक बालिका वस्तु, अब ये देखो आप, ये तो कमाल ही हो गया। हम बार बार उसमें सिफेलोकोटल आया, आपको पता है प्रोक्सिमोडिस्टल राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ मैं आपको बार बार कहता हूँ कि इंग्लिश और हिंदी के टर्म्स में हमेशा ऐसे बच्चों के सिलेक्शन नहीं होते जो केवल हिंदी वाला पढ़ के करके आते हैं। मेरे को कह रहा था कि सर आप इंग्लिश के टर्म्स यूज़ करते हो ना, इसलिए बच्चे आपसे कम जुड़ते हैं। तो मैंने उसको ये जवाब दिया, मैंने कहा बेटा मैं तो इंग्लिश के टर्म्स यूज़ करूँगा ही करूँगा। आपको प्योर हिंदी में जो मनोविज्ञान पढ़ाते हैं आप उनके पास जा सकते हो, लेकिन आपका ही नुकसान होगा उसमें, क्योंकि इंग्लिश के टर्म्स आपको औरों से बहुत आगे कर देंगे। और ऐसा यहाँ पे हो गया। एक बालक बालिका वस्तु के गर्म होने और नहीं होने के अनुसार अपने मौजूदा व्यवहार की स्कीम में संशोधन करता है। क्या करता है? संशोधन करता है, चेंज करता है। पियाजे के अनुसार यह उदाहरण अब सबको पता है, संशोधन। वहां आपने अगर समावेशन समायोजन जो शब्द पढ़े थे हिंदी में, उसके हिसाब से समायोजन करने गए थे, लेकिन समायोजन तो इसमें है ही नहीं। दूसरी बात, अनुकूलन जो पूरा प्रोसेस है उसका नाम है, तो हिंदी में इन्होंने दे ही दिया, अनुकूलन गलत दिया। इसका मतलब आपको ध्यान रखना था एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। हमने आपको ये भी बताया था, सबसे पहले एसिमिलेशन, उसके बाद इक्विलिब्रियम, दूसरी स्टेज, पहली स्टेज असिमिलेशन, 5 स्टेज बताई थी ना, दूसरी इक्विलिब्रियम, और तीसरी फिर न्यू सिचुएशन, फिर चौथी डिसइक्विलिब्रियम, और फाइनली एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन समायोजन है, अकोमोडेशन स्थानीकरण है, अकोमोडेशन समंजन है। हिंदी में कुछ भी लिख देंगे, अकोमोडेशन अनुकूलन भी है। लेकिन जिस बच्चे ने अकोमोडेशन पढ़ा किया उसको मैं फिर बधाई देता हूं, पुनः बधाई देता हूं कि वो मेरा रियल स्टूडेंट है। लिहाजा इसमें अनुकूलन सही जवाब होगा। बात समझ में आई? आप में बहुत से लोगों को तो ये भी पता नहीं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है। तो मेरी क्लासेस देखना, पुराने वीडियोस जाके देख लो, अभी भी मौका है। क्योंकि एक सवाल उनसे पूछना जो पॉइंटों से रहे हैं परीक्षाओं में, तब एहसास होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी गेने द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपानिकी की उच्चतम अवस्था है? तो हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, प्रॉब्लम सॉल्यूशन इज द हाईएस्ट 8 स्टेप। बहुत बार इसमें अंदर की बातें पूछी गई हैं, तो ये 6 का 6 जो टाइप्स ऑफ लर्निंग है, 8 की 8, वो पूरी पढ़नी थी आपको, ठीक है। अभी भी पढ़ लेना पुराने वीडियोस में जाके, ठीक है। इसमें सही जवाब हो जाएगा समस्या समाधान अधिगम, लास्ट वाली। सबसे पहली सिग्नल लर्निंग, 2 नंबर एसआर लर्निंग, 3 नंबर चेन लर्निंग। नेक्स्ट, ओके, अगला बेंडूरा। अगला कौन सा है? बेंडूरा। बेंडूरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत के अनुसार बाह्य प्रेरक और प्रतिनियुक्त प्रेरक, प्रेरक तो वही है,
चारों चीजें याद है ना, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन, मोटिवेशन। तो बाह्य प्रेरक मोटिवेशन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 मोटिवेशनल, अभिप्रेरणात्मक। 64th देखिए, निम्नलिखित में से कौन अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण में मदद नहीं करता? पहला ऑप्शन है विषय वस्तु को दैनिक जीवन से जोड़ना, डेली लाइफ से जोड़ना। दूसरा है रोट लर्निंग, स्वयं हेतु रटना, रटना तो हमेशा जिंदगी में खराब होता है। तीसरा सिखाई गई सामग्री का एप्लीकेशन। चौथा विषय वस्तु की अर्थपूर्णता, मीनिंगफुल लर्निंग। तो सही जवाब हो गया रटना, कभी सही नहीं होता, रटना इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, व्यक्तित्व मापन की एक तकनीक में कर्ता या व्यक्ति को अनेक चित्र दिखाकर दृश्य पर आधारित पात्रों के विचार एवं भावनाओं पर कहानी बनाने को कहते हैं। तो कहानी तो हम सब जानते हैं साहब, टीएटी और सीएटी थी। यहाँ टीएटी और सीएटी नहीं पूछा, बल्कि आपको ये पूछ लिया कि ये किस में है, तो ये प्रोजेक्टिव है साहब, ये अचेतन की बातों को सामने लाने वाली प्रक्षेपी विधि है साहब। नेक्स्ट, एक व्यक्ति चिकित्सक बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन अपर्याप्त क्षमता से अवरुद्ध है, इसलिए उसने प्रयोगशाला तकनीशियन बनना चुना है। इसके द्वारा अपनाई गई समायोजन प्रक्रिया है प्रतिस्थापन, आत्मीकरण, दमन, प्रतिगमन। हालांकि ये सभी अप्रत्यक्ष युक्तियां इन्होंने यहाँ पे दी हैं, प्रत्यक्ष नहीं दी, नहीं तो कुछ और आंसर होता। तो अप्रत्यक्ष में सब्सटीट्यूट द गोल प्रत्यक्ष में कर सकते हैं, और अप्रत्यक्ष में भी हम सब्सटीट्यूशन या प्रतिस्थापन के साथ जाएंगे। तो सही जवाब हो गया प्रतिस्थापन। आत्मीकरण आपको पता है, आत्मीकरण में क्या होता है, हम आइडेंटिफिकेशन में क्या करते हैं, हम नहीं कर पाए, किसी और ने किया तो हमने गौरवान्वित महसूस किया, ये आइडेंटिफिकेशन था। ये क्या था, आइडेंटिफिकेशन। दमन रिप्रेशन, पता है आपको, रिप्रेशन स्वतः ही अचेतन में चीजें चली जाती हैं। प्रतिगमन रिग्रेशन उसमें भी था, इसमें भी है, पुराने दिनों में लौटना। नेक्स्ट, एक बालक के व्यवहार में विचलन और असामान्य प्रतिक्रियाएं, डेविएशन एंड एबनॉर्मल रिएक्शंस, उसके अपने अभिप्रेरकों और अंतर्नोद को संतुष्ट करने की असमर्थता के परिणाम स्वरूप होती हैं। कुसमायोजन का यह कार्य कौन सा है, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, समाजशास्त्रीय, दर्शन शास्त्रीय। तो ऐसी चीजें तो आप आराम से वैसे भी कर सकते हो, फिलोसॉफिकल और सोशियोलॉजिकल होता ही नहीं है, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल बचा है। तो अगर केवल शरीर बॉडी की बात होती तो हम फिजियोलॉजी के साथ जाते, लेकिन यहाँ तो अभिप्रेरक आ गए, अंतर्नोद आ गया, अंतर्नोद शब्द अपने आप में ही साइकोलॉजी है, तो इसका सही जवाब है साइकोलॉजिकल। सही जवाब क्या होगा, मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट, व्यक्ति का संवेग और व्यवहार का प्रभावी तरीकों से नियमन जो सामाजिक परिस्थितियों में सफल अबंधन को उच्चतम बनाता है, उच्चतम, उच्चतम यानी दूसरों के साथ उसके रिलेशन उच्चतम, उसकी विशेषता है संवेग और व्यवहार। ठीक है ना, तो हम आपको बता चुके हैं कि दिल की सुनते हो कि दिमाग की सुनते हो, दिमाग का मतलब बुद्धि है और दिल का मतलब आपका व्यवहार है, भावनाएं हैं। तो ये भावनाओं वाली बुद्धि है बच्चों, जिसको इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस या फिर संवेगात्मक बुद्धि। नेक्स्ट, फिर स्टर्नबर्ग आया, निम्नलिखित में कौन सा स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के संगठनात्मक उप सिद्धांत। अब ये बहुत डीपली पूछ लिया, तो इसमें हो सकता है बहुत से बच्चे इसको नहीं कर पाए होंगे, तो ध्यान रखना, कॉमन सेंस लगाना था, ध्यान से पढ़ना था। ठीक है, ध्यान से पढ़ना औरों से आपको आगे कर देता है। हम सब जानते हैं वहाँ 3 घटक थे, कॉम्पोनेंशियल या एनालिटिकल, दूसरा एक्सपीरियंशियल और तीसरा कॉन्टेक्चुअल। एक्सपीरियंशियल का दूसरा नाम क्रिएटिव और कॉन्टेक्चुअल का दूसरा नाम था आपका प्रैक्टिकल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसको ध्यान से पढ़ना था। पहली बार मैंने इस पेपर को देखा था तो मैं भी इसको नहीं पढ़ पाया था, फिर मैंने दूसरी बार देखा तो फिर मुझे इसके ऑप्शंस देखे तो मेरे को आइडिया लगा रहा यार ये तो बहुत डीपली पूछा है इन्होंने। यानी ये संगठनात्मक जो पहला है कंपोनेंशियल या एनालिटिकल, उसके 3 घटक पूछे हैं। तो मेटा घटक भी है, मेटा कंपोनेंट भी है, परफॉर्मेंस कंपोनेंट भी है, नॉलेज एक्वायर कंपोनेंट भी है, पर क्रिएटिव कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि ये तो उसकी विमा ही अलग है। तो ये अंदर के जैसे जैसे गिलफोर्ड में अंदर की तत्व पूछे हैं ना आपके ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट के, वैसे ही यहाँ भी इसके अंदर के घटक पूछे हैं। तो ये तीनों हैं, सृजनात्मक घटक नहीं है, अलग विमा है। लिहाजा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सृजनात्मकता होगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, वैसे भी आपको पता है सृजनात्मक घटक बुद्धि और क्रिएटिविटी में एक नहीं होती, ठीक है ना, स्वतंत्र हो जाती है एक लेवल के बाद। तो ज़्यादा बुद्धिमान है वो क्रिएटिव होना जरूरी थोड़ी है। चलिए साहब, हालांकि ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की बात थी। टोरेंस, अब देखो कहाँ पे टोरेंस आया है, कहाँ पे पाकर मेहंदी पासी आया है, तो ध्यान रखना था आपको इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा टोरेंस के सृजनात्मक चिंतन शाब्दिक परीक्षण का एक उप परीक्षण नहीं है। आप जानते हो ना, टोरेंस का जो परीक्षण है वो टीटीसीटी के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है, टीटीसीटी। किस नाम से प्रसिद्ध है,
TTCT, क्रिएटिव थिंकिंग। तो टोरेंस की क्रिएटिव थिंकिंग में उन्होंने वर्बल, नॉन वर्बल, बेसिकली उन्होंने 3 चीजें बताई थी। वर्बल टास्क यूजिंग वर्बल स्टिमुलाई, दूसरे वर्बल टास्क यूजिंग नॉन वर्बल स्टिमुलाई, और तीसरा नॉन वर्बल टास्क। ठीक है, नॉन वर्बल को बाद में उन्होंने फिगुरल बोला। तो यहां ध्यान दें, वर्बल टास्क में कौन कौन से थे। तो वर्बल टास्क में मैं आपको बता दूं मेनली 7 चीजें हैं, जिनमें एक आस्क एंड गेस है, एक प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट है, एक अनयूजुअल यूसेज है, एक अनयूजुअल क्वेश्चंस भी है, ठीक है, एक जस्ट सपोज भी है, एक गेसिंग कॉन्सिक्वेंसेज भी है, एक सिचुएशन टास्क भी है। यानी इसमें 4 में से 3 तो टोरेंस वाले हैं, एक नहीं है। आस्क एंड गेस है, अनयूजुअल क्वेश्चंस भी है और अनयूजुअल यूजेस भी है। न्यू रिलेशनशिप नहीं है, उसमें है वो दूसरे वाले में। तो जिन बच्चों ने बहुत ही डीपली पढ़ा था उनका ये सही हो गया। नवीन संबंध, न्यू रिलेशनशिप, मैं इन पे कुछ वीडियोस आपको दूंगा, सारी चीजें जो अब तक आपको क्लियर नहीं है वो भी क्लियर कराऊंगा। बस आप तो नए हैं तो एकदम से चैनल को शेयर भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर भी करें और बेल आइकन भी दबाएं, नहीं तो फिर आपको पता नहीं लगेगा। 71, अभिप्रेरणा क्या है, इनमें कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है। तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देखिए, रीटा इज एनर्जाइज्ड, सेट अ हाई गोल, परसिस्ट विद कंसिडरेबल एफर्ट्स एंड मेक्स एन ए ग्रेड इन द क्लास में ए ग्रेड भी लाती है, अच्छी बात है। एनर्जेटिक भी है, हाई गोल्स भी निर्धारित करती है और पूरे प्रयास भी करती है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है, मानसी आने वाले विद्यालय के वर्ष के विषय में भावुक हो गया ना, इमोशंस आ गया तो काम खराब हो गया। कविता जो करना चाहती है उसमें ध्यान निर्देशित करने में अच्छी है, जो करना चाहती है उसमें ध्यान निर्देशित करने में अच्छी है, ये बात तो ठीक है, खराब नहीं है, पर निशा मेहनती है और अपने शैक्षिक कार्य के प्रति। चौथा ऑप्शन देखिए, शैक्षिक कार्य के विषय में धनात्मक भावनाएं। तो भावनाएं 2 चलेगी, मैंने आपको बोला था जो एक जैसे 2 ऑप्शन होते हैं वो आंसर कभी नहीं होते, लिहाजा चौथा और दूसरा कट गए, अब बचा है तीसरा और पहला। तो तीसरे में है जो करना चाहती है उसमें अपना ध्यान लगा देती है, ठीक है, लेकिन दूसरी बातें और भी तो हैं, उच्च लक्ष्य निर्धारित करने से लेके एनर्जाइज्ड जैसी। तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 71 में। 72, चुनौतीपूर्ण और कठिन निष्पादन की प्रवीणता, एक्सपेक्टेंसी ऑफ फाइंडिंग सेटिस्फेक्शन इन मास्टरिंग चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट परफॉर्मेंस, उसको क्या बोलेंगे। तो फिर अचीवमेंट मोटिवेशन, ऑप्शन नंबर 3 उपलब्धि अभिप्रेरणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक शिक्षक विषय वस्तु संवर्धन कार्यक्रम की योजना बना रहा है, वह किस प्रकार के अधिगमकर्ताओं के लिए ऐसा कर रहा है। संवर्धन, इनरिचमेंट, कितने बार हमने आपको बताया कि जहां इनरिचमेंट आ जाए वहां पे गिफ्टेड बोलेंगे और जहां पे कॉन्क्रीट लर्निंग आ जाए वहां पे स्लो लर्नर बोलेंगे। तो प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस उपचारात्मक प्रविधि के अंतर्गत मनोचिकित्सा एवं परामर्श द्वारा अपराधी बालक में सूझ एवं समझ उत्पन्न करके अपराधी व्यवहारों को कम करने का प्रयत्न किया जाता है। ये व्यवहारात्मक बिहेवियरल होगा, या मनोगतिक साइकोडायनेमिक होगा, या पुनर्वास रिहेबिलिटेशन होगा, या फिर न्यायिक जुडिशियल होगा। तो रिहेबिलिटेशन और जुडिशियल तो क्या होते हैं, जब उसने कोई अपराध कर दिया तो उसके बाद उसको वापस कहीं पे रखते हैं और कानूनी रूप से उसके साथ जो बिहेव किया जाता है वो होता है, ठीक है। अब बचे बिहेवियरल और साइकोडायनेमिक, तो इसका सही जवाब होगा साइकोडायनेमिक, क्योंकि मनोचिकित्सा से इसको आप जोड़ देंगे, आराम से आपका आंसर आ जाएगा साइकोडायनेमिक, राइट आंसर। मनोगतिक इसका सही जवाब। 75, स्व, आत्म के स्वतंत्र दृष्टिकोण की सर्वोत्तम परिभाषा का चयन कीजिए। तो बच्चों, स्व के बारे में हम बात करते हैं। स्व में क्या होता है, सेल्फ आइडेंटिटी होती है, सेल्फ कंस्ट्रक्शन होता है, सेल्फ परसेप्शन होता है, सेल्फ अवेयरनेस होती है, सेल्फ नॉलेज होता है। यानी कुल मिला के सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है कलेक्शन ऑफ बिलीफ्स अबाउट वन सेल्फ, यानी खुद के बारे में अपने खुद की क्या क्या बिलीफ्स हैं उनका कलेक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर 1, स्व को स्वयं के आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करना, बिल्कुल ये बेस्ट आंसर है। दूसरा, स्व को अपने संबंधों में दूसरे व्यक्तियों के साथ परिभाषित करना। तीसरा, वह जो नृत्य और समूह खेलों में गतिविधियों का आनंद लेता है। चौथा, वह जो कविता पद्य को पढ़ने और लिखने जैसी गतिविधियों का आनंद लेता है। सही जवाब 1 नंबर आएगा, जो मेरे ख्याल से आप सबने किया होगा। नेक्स्ट 76, फिर अभिवृत्ति पे सवाल आ गया। कौन सी अभिवृत्तियों की विशेषता नहीं है, तो जन्मजात होती है, ये नहीं है, लिहाजा ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान। ओके, तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि पेपर बढ़िया हुआ होगा। अब अभी भी नहीं हुआ तो सारे वीडियोस देखना चैनल के, जुड़े रहना। अभी आने वाली 3rd ग्रेड में तो कमाल कर ही देंगे हम, और आप 1st ग्रेड भी देने वाले बच्चे हैं तो भी जुड़े रहें, पीटीआई वगैरह और भी हैं तो जुड़े रहें। ओके, बाय, थैंक यू।